ही समय के लिए मेरा पाठ खत्म होने के बाद तुम्हें यहां बैठना पड़ेगा, वो भी अकेले। चंद्रगुप्त को शुरुआत में तो यह दंड कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब आचार्य चाणक्य का पाठ खत्म हुआ और सभी छात्र वहां से निकलकर युद्ध कला की कक्षा के लिए जाने लगे, तब उसे आभास हुआ कि आचार्य चाणक्य ने उसे रोक आगे होने वाली कक्षा में भी देर से पहुंचने की सजा दे दी है। वो अब परेशान हो उठा, लेकिन आज्ञा तो आज्ञा थी। वीरसेन और उसके साथी राजकुमार चंद्रगुप्त की तरफ देख एक कुटिल मुस्कान के साथ एक एक कर वहां से निकल गए। वो जानते थे कि इसके बाद युद्ध कला की कक्षा शुरू होनी है, जिसका पाठ पढ़ाने वाले आचार्य श्वेतांक अपनी कक्षा में देर से आने वालों को कठोर से कठोर दंड देते हैं, ताकि दोबारा उनकी कक्षा में कोई देरी से आने का साहस न कर सके। आचार्य श्वेतांक युद्ध कला सिखाने में पारंगत थे, लेकिन उनके जैसा सख्त स्वभाव का शिक्षक पूरे तक्षशिला में नहीं था। दंड का समय पूरा होते ही चंद्रगुप्त भागते हुए युद्ध कला की कक्षा में पहुंचा, जहां आचार्य श्वेतांक लगभग अपना पहला पाठ खत्म कर चुके थे। एक छात्र को पहले ही दिन देर से आता देख उनकी त्योरियां चढ़ गई, जिसे देख पीछे बैठे वीरसेन और उसके साथी मंद मंद मुस्कुराने लगे। आचार्य श्वेतांक ने चंद्रगुप्त को कक्षा के द्वार पे रोकते हुए गुस्से में कहा, वहीं रुक जाओ। मेरी कक्षा में देर से आने का साहस भी कैसे किया तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त ने डरते हुए तभी आवाज में कहा, क्षमा करें आचार्य, मेरा नाम चंद्रगुप्त है और आज यहाँ मेरा पहला दिन है। आचार्य श्वेतांक भड़कते हुए बोले, आज पहला दिन है और पहले ही दिन देरी? समय का कोई मोल है या नहीं? तुमने जो किया है उसका दंड तुमको अवश्य मिलेगा। तुम आज पूरे दिन शस्त्रागार में गर्म लोहा पीटने का काम करोगे। तुम जैसे दुष्ट छात्रों को समय की कीमत सिखाने का यही उचित तरीका है। यह सुन चंद्रगुप्त मायूस हो गया। तक्षशिला में उसका पहला दिन ही इतना बुरा हो जाएगा, उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वो वहीं चिंतित सा खड़ा रहा। उसकी हालत देख वीरसेन और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। चंद्रगुप्त को ऐसे खड़ा देख आचार्य भड़कते हुए बोले, यहां खड़े रहने से दंड कम नहीं हो जाएगा। तुम अभी मेरे शिक्षण से परिचित नहीं हो, लेकिन शीघ्र ही हो जाओगे। दुखी मन से चंद्रगुप्त शस्त्रागार जा पहुंचा, जहां गर्म लोहे को पीट कर शस्त्र बनाए जा रहे थे। ये शस्त्र किसी व्यापार के लिए नहीं, बल्कि तक्षशिला में छात्रों के प्रशिक्षण के लिए तैयार किए जाते थे। दंड के रूप में अब चंद्रगुप्त ने आग में जल रहे लोहे को पीटने का काम शुरू कर दिया। लोहे पे लगी हर चोट जैसे उसके अंदर एक चोट पैदा कर रही थी। उसे पछतावा हो रहा था कि वो सुबह क्यों सो गया, क्यों उसकी समय पे आंख नहीं खुली। वो जानता था कि ये सब किसका किया धरा है, लेकिन वो भी यहाँ के पुराने छात्रों से लड़ नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी एक गलती का हर्जाना उसको यहां से निष्कासित किया जाना बने। इन्हीं सवालों में उलझ वो लगातार काम करता रहा। दिन के तीसरे प्रहर में जब सभी छात्रों की कक्षाएं समाप्त हो गई, तब वीरसेन और उसके कुछ साथी चंद्रगुप्त का मजाक उड़ाने शस्त्रागार आ पहुंचे। चंद्रगुप्त को लोहा पीटते देख वीरसेन बोला, अरे जरा देखो तो शूरवीर चंद्रगुप्त को शिक्षा लेने आया था और क्या करना पड़ रहा है। वैसे सही भी है, कम से कम इसे अपनी सही जगह तो पता चली। वीरसेन की बात सुन सब एक साथ हंस दिए। चंद्रगुप्त उस अपमान के घूंट को पीकर रह गया। वो क्रोध से उबल रहा था और इसका प्रमाण था उसके द्वारा लोहे पर किया जा रहा हर एक प्रहार। तभी एक राजकुमार ने तंज कसते हुए कहा, लगता है हमने शूरवीर चंद्रगुप्त की भावनाएं एक बार फिर आहत कर दी। पिछली बार इनका गुस्सा घास को सहन करना पड़ा था और आज बेचारा लोहा। इंसानों से लड़ना तो आता ही नहीं है इन्हें। ये सुन चंद्रगुप्त ने लोहा पीटना रोक दिया और सबकी तरफ देखते हुए बड़े शांत लहजे में बोला, देखो, मेरा प्रवेश यहाँ पे योग्यता के आधार पे हुआ है, तो मेरी तुम सबसे विनती है कि मुझे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने दो। यह सुन वीरसेन त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, कौन कहता है कि तू यहाँ की योग्य है? वो तो आचार्य चाणक्य लाना चाहते थे तुझे, इसलिए तू यहाँ तक पहुंच पाया है। नहीं तो तुझे कोई अपने घर में प्रवेश ना दे, तक्षशिला तो बहुत दूर की बात है। यह सुन वीरसेन के साथ मौजूद सब साथी हंसने लगे। चंद्रगुप्त का गुस्से से पारा बढ़ने लगा।
इससे पहले की बात आगे बढ़ती तभी वहां शस्त्रागार के प्रमुख आ पहुंचे और उन सबको तुरंत वहां से जाने को कह दिया। उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को काम करने का सख्त आदेश दिया और चले गए। चंद्रगुप्त निराश होकर फिर से वहां लोहा पीटने में लग गया। जहां चंद्रगुप्त पुराने छात्रों के उत्पीड़न से परेशान था, वहीं उसके प्रवेश के बाद अब आचार्य चाणक्य को मगध में अपने कार्य को आगे बढ़ाने की चिंता सताने लगी थी। उनकी चिंता का हल मगध पहुंच के ही संभव था। इसलिए मगध निकलने की अनुमति लेने के लिए वो कुलपति से मिलने उनके कक्ष में पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, कुलपति महोदय, मुझे एक आवश्यक विषय पे आपसे कुछ बात करनी है। कुलपति चाणक्य के ज्ञान और व्यवहार से हमेशा प्रभावित रहते थे और उनके हितैषी भी थे। उन्होंने चाणक्य को बैठने का इशारा करते हुए कहा, हाँ आचार्य, कहिए, क्या बात करनी है आपको? कहीं ये चंद्रगुप्त के विषय में तो नहीं है? नहीं कुलपति महोदय, ये मेरे अवकाश के विषय में है। मुझे कुछ दिनों के लिए मगध की यात्रा पे निकलना है। यह सुन कुलपति हैरानी भरे स्वर में बोले, मगध? आचार्य, क्या आप भूल रहे हैं कि वहां जाना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आपकी जान पे संकट आ सकता है। वहां आपने धनानंद जैसे खूंखार भेड़िए से शत्रुता मोल ली है और अब आप उसी की गुफा में जाना चाहते हैं। आपकी चिंता मैं समझ सकता हूं कुलपति महोदय, लेकिन मेरी चिंता भी खुद की सुरक्षा से ज्यादा बड़ी है। मेरी चिंता भारतवर्ष को लेकर है। जिस हिसाब से राजा धनानंद मगध को चला रहा है, वो दिन दूर नहीं जब सिकंदर उसकी गद्दी को छीन मगध पे अपना कब्जा जमा लेगा, और मैं ऐसा कभी नहीं होने देना चाहता। इसीलिए मुझे कुछ ऐसी योजनाओं पे काम करना है जिससे मैं अपने देश को, अपने लोगों को बाहरी ताकतों से सुरक्षित कर सकूं। चाणक्य ने अपनी बात रखते हुए बड़ी दृढ़ता से कहा। उनके स्वर में आत्मविश्वास की झलक थी, जिसे सुन कुलपति बोले, मुझे मालूम है कि आप जिस भी योजना को सोचकर जा रहे होंगे वो अवश्य ही उचित होगी और देश हित में होगी। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि राज दरबार में जो हुआ उसके बाद से मगध आपके लिए सुरक्षित नहीं है। कुलपति की बात सुनकर चाणक्य ने दृढ़ता से कहा, आग को बुझाने के लिए कई बार आग में कूदना ही पड़ता है कुलपति जी। अपनी शिखा को खोल मैंने एक प्रण लिया है, जिसको पूरा करने के लिए मैं आग तो क्या, दहकते लावे में भी कूदने को तैयार हूं। चाणक्य का विश्वास देख कुलपति मुस्कुराए और उन्हें इजाजत दे दी। चाणक्य ने कुलपति का धन्यवाद किया और वहां से चल दिए। लेकिन चाणक्य को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी ये बातें दरवाजे पे कान लगाए आचार्य गजानन सुन रहे थे और उन्हें पता चल चुका था कि चाणक्य मगध की तरफ निकल रहे हैं। ये जान गजानन के मुख पे कुटिल मुस्कान बिखर आई थी। चाणक्य को कक्ष से बाहर जाता देख वो मन ही मन बोले, आचार्य चाणक्य, आप मगध जा तो रहे हैं, लेकिन इस बार मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप वापस तक्षशिला कभी न लौट पाए। मुझे बस आपके मगध प्रवेश की सूचना वहां के सेनापति तक पहुंचानी है और आपका कटा हुआ सर पाटलिपुत्र के चौराहे पर होगा। गजानन के मुख पे एक विजयी मुस्कान थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो उसने। कुलपति से मिलने के बाद चाणक्य सीधा शस्त्रागार आ पहुंचे, जहां चंद्रगुप्त अभी भी लोहा पीटने में लगा हुआ था। वो थक के चूर हो चुका था और उसका शरीर शीतल पड़ने लगा था। इतनी कठोर सजा की अपेक्षा उसने नहीं की थी।
चाणक्य को देख चंद्रगुप्त के मुख पर एक आशा की किरण जगी। उसने उनको प्रणाम कर एक ही सांस में रात की पूरी घटना कह डाली। चंद्रगुप्त की बात सुन चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, समय बहुत मूल्यवान वस्तु है जिसे तुम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते। रही बात उन छात्रों की, तो मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, चालाक बनाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा कोई नुकसान कभी ना कर सके। आज किसी की वजह से तुम्हारे समय का, तुम्हारी शिक्षा का नुकसान हुआ है। कल यह नुकसान तुम्हारे आत्मविश्वास का, तुम्हारे साहस का भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने बलबूते पे हर स्थिति का सामना करना सीखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी शिक्षा में कोई अवरोध ना बन सके। चाणक्य की बातें चंद्रगुप्त को भीतर तक भेद, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर रही थी। वो समझ रहा था कि उसे परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखना पड़ेगा। चंद्रगुप्त ने अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाते हुए ऊंचे स्वर में कहा, मैं समझ गया आचार्य, मुझे माफ करें। आज के बाद मैं अपने सीखने की प्रक्रिया में किसी को बाधा नहीं बनने दूंगा। यह सुन चाणक्य मुस्कुराए और फिर एक गंभीर मुद्रा में बोले, अच्छी बात है। मैं कुछ विशेष कार्यों के चलते मगध जा रहा हूं। मुझे आशा है कि तुम अपनी शिक्षा मेहनत और लगन से ग्रहण करते हुए सुकेतु का भी ध्यान रखोगे। बस ये याद रहे कि यहाँ के छात्रों की तुलना में तुम्हारे पास सीखने के लिए ठीक आधा समय है। तुम्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक बड़ा खतरा हमारे भारतवर्ष पर अपने कदम पसार रहा है और हमें उसे रोकना है। चंद्रगुप्त चाणक्य के शब्दों को सुन उत्साहित हो चुका था। सुबह से छाई निराशा अब जैसे मिटने लगी थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाकर वहां से चले गए। अगले दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी मगध की यात्रा पर चल दिए। वहां से निकलने से पहले उन्होंने सूरजमल को चंद्रगुप्त की सुरक्षा का जिम्मा एक बार फिर याद दिलाया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि उनकी अनुपस्थिति में आचार्य गजानन या फिर उनके शिष्य चंद्रगुप्त के लिए कोई बड़ी मुसीबत जरूर खड़ी करेंगे। जहां चाणक्य एक लंबा सफर तय कर मगध के समीप पहुंचने वाले थे, वहीं गजानन के द्वारा भेजा गया उनका एक सेवक राजहंस चाणक्य से पहले मगध की सीमा पर पहुंच उनको फंसाने का काम शुरू कर चुका था। उसका काम था सीमा सुरक्षा के सेनापति को चाणक्य के आने की सूचना देना। राज्य के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच उसे बस सैनिक दिखाई दिए। उसे पता था कि सैनिकों को बताकर बात नहीं बनेगी, इसलिए वो सेनापति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में उसकी मनोकामना पूरी हो गई। सीमा सुरक्षा के सेनापति भुजंग अपने घोड़े पर बैठ दौरा करते हुए द्वार के पास आ गए। उन्हें देखते ही राजहंस उनकी ओर दौड़ उन्हें आवाज देने लगा, सेनापति जी, सेनापति जी। पर सेनापति भुजंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे बगैर आज्ञा के मुख्य द्वार से अंदर की तरफ भागता देख सैनिकों ने भालों से घेर लिया, लेकिन राजहंस के पास बस यही मौका था। उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सेनापति को संबोधित कर 2 बार आवाज लगाई, एक राजद्रोही की खबर लेकर आया हूं सेनापति जी, उसे पकड़ लेंगे तो राजा से इनाम मिलेगा। तभी एक सैनिक अपना भाला उसकी छाती के पार करने वाला था कि इनाम वाली बात सुन सेनापति की आवाज गूंजी, ठहरो। सैनिक ने भाला नीचे कर लिया, इसे मेरे पास आने दो। सेनापति के आदेश पर सैनिकों ने राजहंस को सेनापति के पास जाने दिया। सेनापति से मिल राजहंस ने अपना परिचय दिया और बोला, मेरा नाम राजहंस है, मैं तक्षशिला से हूं। चाणक्य नाम का एक ब्राह्मण जिसने राजा धनानंद को उनके दरबार में ललकारा था, आज किसी भी समय मगध में प्रवेश करने वाला है। अगर आपने उसे पकड़ के राजा के सामने पेश कर दिया तो इनाम तय है। सेनापति को एक दरिद्र ब्राह्मण का राजा को चुनौती देने वाली बात का पता तो था, लेकिन उसने कुछ सोचते हुए सवालिया नजरों से राजहंस की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो मुझे तो इनाम मिलेगा, लेकिन तुम्हारा क्या फायदा होगा? प्रश्न सुन राजहंस के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभर आई, मानो वो इसी प्रश्न की अपेक्षा कर रहा था। उसने सेनापति के सवाल का उत्तर देते हुए कहा,
बस यूं समझ लीजिए कि आपका शत्रु मेरे गुरु का भी शत्रु है, इसलिए मैं आपका मित्र बन आपकी मदद करना चाहता हूँ। चाणक्य मारा गया तो आपको आपका इनाम मिल जाएगा और मेरे गुरु को जीवन भर के लिए उससे छुटकारा। राजहंस के इस उत्तर ने सेनापति का भरोसा जीत लिया। अब उसकी आंखों में इनाम की लालसा साफ नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजहंस से कहा, तो ठीक है, तुम उस ब्राह्मण की पहचान करवाकर उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो। एक बार पकड़ा गया तो उसका सर और मेरी तलवार होगी, पर अगर यह खबर गलत निकली तो तलवार तो मेरी ही होगी, लेकिन सर तुम्हारा होगा। ये सुन राजहंस कांप गया, लेकिन अब अपने कहे से वो पीछे नहीं हट सकता था। उसे हामी भरनी पड़ी। सेनापति ने आदेश देकर मगध के मुख्य प्रवेश द्वार को छोड़ बाकी सारे प्रवेश द्वार बंद करवा दिए, ताकि चाणक्य को मजबूरन उसी द्वार से आना पड़े और राजहंस उनकी पहचान कर ले। चाणक्य जब मगध की सीमा के मुख्य द्वार के पास पहुंचे तो द्वार पर लगी भीड़ देख चकित रह गए। चाणक्य ने भेष बदला हुआ था। उन्होंने वहां मौजूद एक राहगीर से इतनी भीड़ जमा होने का कारण पूछा तो उसने उत्तर देते हुए कहा, अरे सीमा प्रवेश के सारे द्वार तो बंद है, बस यही एक मुख्य द्वार है जहां से प्रवेश मिल रहा है। आप भाग्यवान हैं जो सीधा इस द्वार पर आए। मैं तो कुछ समय पहले दूसरे द्वार से प्रवेश कर रहा था कि अचानक द्वार बंद कर दिए गए। कारण पूछने पर कुछ बताया भी नहीं। वहां से फिर यात्रा कर यहाँ पहुंचा हूं। अब जब भाग्य में दौड़ना ही लिखा है तो वही सही। ऐसा कहते हुए वो राहगीर आगे बढ़ गया। चाणक्य को यह सब थोड़ा अटपटा सा लगा और वो द्वार से उचित दूरी बनाए रखते हुए ध्यान से सुरक्षा व्यवस्था को देखने लगे। मुख्य द्वार से प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति के सामान से ज्यादा उसकी पहचान करने पर जोर दिया जा रहा था। बैलगाड़ियों में रखे माल पर भालों से मार मार के उनकी जांच हो रही थी। चाणक्य को यह तो समझ आ गया, वो सैनिक सामान से ज्यादा किसी आदमी की तलाश में है। और तभी उनकी नजर द्वार से थोड़ी दूर सैनिकों के साथ खड़े एक साधारण आदमी पर पड़ी, जो प्रवेश कर रहे हर व्यक्ति को बड़ी बारीकी से देख रहा था। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि राजहंस था, लेकिन चाणक्य उससे कभी मिले नहीं थे, इसलिए वो उनके लिए बस एक अनजान आदमी ही था। चाणक्य को इतना समझ आ गया कि हो न हो तक्षशिला में उनके मगध जाने की भनक किसी न किसी को लग गई थी और उसने अपना आदमी भेज चाणक्य को पकड़वाने की साजिश खूब अच्छे से रची थी। चाणक्य ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कुलपति तो ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर कौन है जो मुझे मारना चाहता है? आचार्य मेघनाथ, आचार्य गजानन। सबको पता है कि मगध में पकड़े जाने पर मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, तो फिर कौन है जो मेरे प्रति इतनी घृणा पाल के बैठा है कि मुझे मारकर ही दम लेगा? इन सब सवालों ने मानो चाणक्य को घेर लिया था। वो चिंतित हो उठे। उनके मन में उठ रहे सवालों का तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन सामने खड़ी चुनौती स्पष्ट थी। चुनौती मगध में प्रवेश करने की। तक्षशिला वापस लौटना एक आसान उपाय था, लेकिन चाणक्य कब तक उस चुनौती से बच सकते थे? अगर उन्हें अपनी शिखा के मान के लिए लिया गया वचन पूरा करना था, तो उसका एक अहम हिस्सा मगध था। राजा धनानंद के पूर्ण सर्वनाश के लिए उनके कमजोर पहलुओं को अपने पक्ष में करना आवश्यक था, और यह कार्य बगैर मगध में प्रवेश किए नहीं हो सकता था। अब सवाल यह था कि मगध में प्रवेश कैसे किया जाए, क्योंकि पकड़े जाने के अंजाम को चाणक्य बखूबी जानते थे, और वो था सर काटकर उनकी मृत्यु।